हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्यम प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, जल्द से जल्द आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास बिहार बोर्ड हिंदी का यह 6 चैप्टर है बहादुर। यह एक कहानी है जिसके राइटर है अमरकांत। जी हाँ, बिल्कुल, यह 6 चैप्टर है बहादुर। यह एक कहानी है जिसके राइटर है अमरकांत। संपूर्ण हिंदी अर्थ आपको इस क्लास में आपको बताया जाएगा। सभी प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगी इस क्लास में। जो भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड वह सभी आपको क्लियर हो जाएगी इस क्लास में। जल्द से जल्द आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और लाइव क्लास आपको 7:30 में, हर रोज 7:30 में आपको दी जाती है हिंदी का। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का हर रोज 7:30 में आपको लाइव क्लास दी जाती है। तो आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा और जल्द से जल्द आप लोग इस क्लास को शेयर कर दिए। तो उम्मीद है कि आप सभी इस क्लास को शेयर कर दिए होंगे और कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। बहादुर, और यह अमरकांत जो इस बहादुर चैप्टर के राइटर है उनके बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो कि मैं आपका इनका डेट ऑफ बर्थ और इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी इसके बारे में हम बता देते हैं आपको। फिर यह जो एग्जाम्पल है इसके बारे में हम आपको बता देंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अमरकांत जो कि बहादुर चैप्टर के राइटर है, और यहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं यही अमरकांत है। क्या? यही अमरकांत है। अमरकांत का फिगर आपको यहाँ पे दिया गया है। और जो भी चैप्टर हुई है आपको, जैसे कि श्रम विभाजन जाति पर था, और सेकंड है 20 के दांत, थर्ड है भारत से हम क्या सीखे, फोर्थ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और फाइव्थ भी है कुछ इसी तरह का। फाइव्थ का नाम नहीं याद आ रहा है, और उस वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और 6 चैप्टर है अमरकांत द्वारा लिखा गया है बहादुर। तो देखते हैं क्या है इनका जन्म। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। क्या? 1925 ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ था। ठीक है, और आगे है इनका जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ? नागरा, बलिया उत्तर प्रदेश में किनका जन्म हुआ था? अमरकांत जी का जन्म हुआ था नागरा, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और उनकी जो मृत्यु है, मृत्यु के बारे में भी दी गई है यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मृत्यु के बारे में यहाँ पे बताया गया होगा, लेकिन हम आपको जब इसका लास्ट में चरित्र वर्णन करेंगे तो इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं जो चैप्टर बहादुर है वो। ठीक है, क्योंकि आपका बहादुर देख लेते हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए इनका देखते हैं। इनकी बहादुर जो चैप्टर है यह बहुत ही बहादुरी का क्लास है और बहादुर चैप्टर भी है। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, शेयर तो कर ही दिए होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो यह एक बहादुर चैप्टर है और जिसको हम लोग आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक बैठकर अपने बुक खोल लीजिए। बुक ना भी है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपके स्क्रीन पे बुक का इमेज दिख रहा होगा पाठ का, जो यह चैप्टर चल रही है उसका। तो चलिए आप लोग आराम से पानी उनी पीकर बैठ जाइए, पानी लेकर भी बैठ जाइएगा और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। क्या? एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। वह मेरे सामने अर्थात सामने खड़ा था और वह बुरी तरह मलका रहा था। आंखें हैं जो वह बुरी तरह मलका रहा था। बाहर 13 वर्ष की उम्र, बाहर 13 वर्ष की उम्र, ठिगना, चकैट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह, वह सफ़ेद नेक आधी बाकी सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था। स्काउट की तरह एक उनके गले में एक रुमाल बांधा गया था और उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। क्या? उसको घेर कर उसके परिवार के अन्य लोग खड़े थे। और आगे जो है यहाँ पे निर्मलता, चमकती दृष्टि से
कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। जो निर्माता है निर्मला चमकीली, निर्मला नाम है एक, जो कि वहाँ पे गर्ल्स के बारे में दर्शाया गया है। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी, निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकरी रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे। ओहदे मतलब अच्छे पोस्ट पर, जैसे कि अगर कोई बिहार पुलिस है तो उससे भी सीनियर होता है, छोटा बाबू जमादार, बड़ा बाबू, इस तरह का सीनियर पोस्ट पे थे। और ओहदे का मतलब होता है पोज, उनका जो लेवल होता है वह। जैसे कि हम अभी टीचर है, हम एक टीचर के ओहदे पर है। आप क्या हो? आप एक स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट के ओहदे पर हो, ठीक है। तो आगे है, और उन सभी के यहाँ नौकर थे। जो भी बड़े ओहदे पर थे उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भवरियाँ, जो आँख के भवरिया होते हैं, जिसको हम लोग भौं कहते हैं, वह रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी। जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। ईर्ष्या मतलब होता है किसी से जलना, और उसको देखकर जल गया। और आगे है, इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। जैसे कि अगर आप किसी के घर में देखते हो नौकर चाकर, तो कोई आती है तो वह यहाँ पे दर्शा रही है कि वो अपने ननद के घर पे गई थी और वहाँ पे देखी बहुत सारी नौकर चाकर, और नौकर चाकर को देखकर अपने घर में आई तो वह भी बहुत चमकाने लगी और वह नौकर चाकर की मांग करने लगी, ठीक है। आगे है, उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होंगी। जैसा कि जैसा कि आपसे आगे कोई निकल जा रहा है तो आपको, जैसा कि आप 10th पास किए हो, 10th में अभी हो ही, 10th का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आपसे जो बगल वाले आपके जो फ्रेंड है उनको आ जाता है 85% मार्क्स और आपको आता है 80% मार्क्स, ठीक है। किसी फ्रेंड्स को आ जाता है 85% मार्क्स और आपको आता है 80% मार्क्स, तो आपको तो दुख होगा नहीं, बिल्कुल होगा। उसी तरह यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भागों में नौकर का सुख होता है। नौकर, वाकई में किसी के घर में नौकर है तो वाकई वह सुख तो बहुत ही अनोखी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, पहले साले साहब ने साधारण बिस्तर से उसका किस्सा सुना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। क्या था? वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार के सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी, जो उसकी माँ थी वह बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। और उसको क्या करती थी? बहुत मारती थी। यहाँ पे क्या दिखाया? बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए। माँ जो है वह बहुत ही गुस्सैल थी और उनके पिता मर गए थे और उनकी माँ चाहती थी कि उनके लड़का घर के काम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों से घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चों पकड़ता या फल तोड़कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। माँ खाकर भैंस भागी उसकी माँ के पास चली गई। मार खाकर जो उसकी भैंस थी वह भागी उसके माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का तो माथा ठनका। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहाँ क्यों आया?
माँ भी सोचने लगी कि बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर मेरे पास क्यों आया। और आगे है, जरूर लौंडे अर्थात उसके लड़के ने इसको काफ़ी मारा है। उसने तो हिंट समझ गया कि इसके लौंडे ने बहुत ज़्यादा मारा है और वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगुनी पिटाई की और उसको वही कहराता हुआ छोड़कर घर लौट गई। लड़के का मन जो है माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। होता है ना, अगर आपके घर में पिटाई चलती होगी और ऐसा लगता है कि घर में जाएंगे तो आप पिटा जाएंगे, तो घर से मतलब घर से भागते हो ना, घर में जाने आपको इतना डर हो जाता है घर में कि जाते ही नहीं हो घर में। तो ये एक बहादुर चैप्टर है, आपकी बहादुरी के बारे में दर्शाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो अभी निडरता, यहाँ पे भागने वाली बात दर्शाई जा रही है, लेकिन बहादुरी का चैप्टर है। बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट क्लास कर रहे हो या लाइव चैट में अभी लाइव क्लास कर रहे हो या फिर लाइव चैट या क्लास खत्म होने के बाद भी अगर आप कभी क्लास कर रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज़ आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, या जो भी ग्रुप है आपके कोचिंग ग्रुप या कॉलेज ग्रुप या इंस्टीट्यूट ग्रुप, उन सभी में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी छुपे घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ लगाकर माँ के रखे रुपए में से 2 रुपए निकाला। घी की हंडी में उसकी माँ पैसा रखती थी, जो कि उसमें से 2 रुपए निकाल लिए। अनंत में 9 2 11 हो गया। 9 2 11 का मतलब वहाँ से भाग गया। 2 रुपया निकाल कर अर्थात चोरी कर भाग गया। बचपन में आप लोग भी इस तरह करते होगे तो आप लोगों का याद ताज़ा हो गया, बिल्कुल ताज़ा हो गया ना। इस चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड है। बस आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टैंड था, वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी। वहाँ से थोड़ी दूर 6 मील की दूरी पर एक बस स्टैंड था जो कि गोरखपुर जाती थी। तुम्हारा नाम क्या है जी? आपको यहाँ पे 2 चीज़ दर्शाई जा रही है। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। क्या बताया? दिल बहादुर साहब। और उसके बाद है, उसके स्वर में एक मीठी झनकझाट थी। उसके स्वर जो है एक बहुत ही मीठापन था, बहुत ही नरम टाइप का उनका स्वर था। मुझे ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी, शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। क्या उसको सहायता दी, मतलब कि उसको क्या समझाने की कोशिश की कि वे शरारतें छोड़कर अपने घर को घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते हैं पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते हैं पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा। वहाँ का रहन सहन जो है अच्छे तरह से सीख जाएगा। घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। पढ़ने लिखने के बाद तो ज़िंदगी सुधर जाती है। अगर आप लोग भी पढ़ रहे हो तो प्लीज़ आप लोग स्टडी पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद तो ज़िंदगी 100% है कि ज़िंदगी सुधर जाती है। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले। जो निर्मला थी उसे एक व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। इस मोहल्ले में जो है बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर को सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए। और भी बहुत सी बातें हैं। अनंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम
में से दिल शब्द उड़ा लिया। जो लड़के का नाम है दिल बहादुर, तो दिल शब्द, वह जो निर्मला थी वह लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया, तो बच गया क्या? बहादुर। दिल शब्द उड़ाने के बाद क्या बच गया? बहादुर। उनका पूरा नाम क्या था लड़के का? दिल बहादुर। तो चलिए आगे देखते हैं। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख जो है, हंसमुख और मेहनती निकला। जो बहादुर लड़का है वह बहुत ही, जैसा कि हमने आपको बताया है, वह बहुत ही नरम दिल का, हंसमुख और मेहनती था। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसे ही उत्साहपूर्वक वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता, मैना या पालने पर होता है। सवेरे सवेरे मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? यहाँ पे कहा जा रहा है जो लड़के हैं मोहल्ले के वही घर में आते हैं और उसको देखते हैं, हंसते हैं और तरह तरह के सवाल करते हैं उससे और पूछते हैं कि तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? तुमने शेर देखा है? ऐसे ही बातें। यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल दिया गया है कि घर में जो लड़के आते हैं सुबह सुबह मोहल्ले में, वे उसे देखकर हंसते हैं और उससे कुछ अनोखा तरह का प्रश्न करते हैं, जैसे कि तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? तुमने शेर देखा है? ऐसे ही बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती थी। वे जो बहादुर थे उसको पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती थी, क्या तुम मुझे पहाड़ी गाना सुनाओगे? घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते थे। जो उसके घर के लोग थे, जहाँ काम करता था बहादुर, वो उस घर के लोग भी उससे काफ़ी छेड़खानियाँ करते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। वह जो बहादुर है जितना उत्तर देता था उससे अधिक क्या करता था? हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रही। क्या थी? सबको उसको खाने और नाश्ते की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। किसको खाने और नाश्ते की बहुत ज़्यादा फिक्र थी? तो बहादुर को खाने और नाश्ते की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? बहादुर जो है आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती है। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने साफ साफ वह कह दिया है कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए। मतलब क्या वो कहा जा रहा है 100-150 और 100 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेक कमीज तो इसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। क्या थे? एक नेक कमीज तो उसी वक्त लाए थे और कमीज जो कि बन रहे हैं और कपड़े उसके लिए बन रहे हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता था। बिना हाथ के सहारा लिए हुए नीम के पेड़ के तने पर चढ़ जाता था। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता। निर्मला छाती पीट कर रहती की थी, अरे रिछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा, वो जो है घर की सफाई करता था, सफाई, और वह कमरे में पोछा लगाता था। सो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे 1 मिनट इंतजार कीजिए, 10 सेकेंड आप लोग, क्योंकि हम पानी पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अंगूठी जलाता, चाय बनाता, जो है अग्नि अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता, दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र
फिक्र रहती थी। किसकी बहुत फिक्र रहती थी? तो बहादुर की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता। समय आकर वह हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। वाकई नौकर हो तो बिल्कुल ऐसा बहादुर जो है कि बहुत ही बहादुर था, जैसा कि आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, बहुत ही बहादुर था। जिसके यहाँ काम करता था वह मालिक भी उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करती थी और कोई भी काम होता तो पटाख से वो बहादुर कर देता था। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर में सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। वह कौन? बहादुर। वह कौन? बहादुर। आप लोग याद रखिएगा। वह एक मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता और वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन, क्या बोल रहा है? बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गए थे। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी। इस जो बहादुर है उसका हंसी ना बहुत ही कोमल और मीठी थी। आगे है, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रखते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? निर्मला जो है उसकी मालकिन है और पूछती थी कि बहादुर तुमको कभी कभी पूछती थी निर्मला कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? तो बहादुर का जवाब आता था नहीं। तो फिर निर्मला कहती थी, क्यों, तुमको अपनी माँ की याद क्यों नहीं आती थी? तो बहादुर यहाँ पे कहे वह मारता क्यों था। बहादुर कहता था वह मारती थी, तो वह मारता क्यों था? बहादुर बोला वह मारता क्यों था? जो उसकी माँ है तो बोल रहे उसकी माँ जो उसको मारती थी, तो यहाँ पे लिखा गया वह उसको मारता क्यों था। वह मारता क्यों था? माँ जो है बहादुर को मारती थी, तो वही बहादुर बोल रही है निर्मला को कि वह मारता क्यों था। यह भोजपुरी भाषा में कुछ बोल रहा है। इतना कहकर वह खूब हंसता था जैसे मार खाना खुशी की बात हो। बहादुर जो है इतना कहता था वह मारता क्यों था और इतना कहकर बहुत ज़्यादा हंसता था बहादुर, और जैसा कि उसे मार खाना खुशी की बात हो उसके लिए। किसके लिए? बहादुर के लिए। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? तो निर्मला बोल रही है जब तुमको माँ से इतनी ज़्यादा गिल्टी थी, इतनी ज़्यादा नफरत करते हो, उनसे बात नहीं करते, उनकी याद नहीं आती है, तो तुम अपना पैसा अपने माँ के पास क्यों भेजने को कहते हो? माँ बाप का दर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। जो यहाँ पे बता रहा है माँ बाप का दर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। क्या बोल? बहादुर जो है वह और भी हंसता था। आगे है, निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया। जो बहादुर है वह घर से एक चादर भी ले आया था और निर्मला उसको एक फटी पुरानी सी दरी दे दी थी। रात को काम धाम करने के बाद वही भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोली निकालकर पहन लेता, जो बाई ओर काफ़ी झुकी रहती थी। जो कपड़े निकाल पहनता था वह क्या करता था? बाई ओर वह कपड़ा बहुत ज़्यादा झुकी हुई रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नज़र आता था।
इसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तर पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। वह कुछ देर तक उसने खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते। जो निर्मला जो बता रही यहाँ पे, जो कि वह बहादुर था, वे धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था और उसकी पहाड़ी गानों का अर्थ समझ नहीं पाती थी, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जलता में अपने ही बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। और आगे है यहाँ पे टिन डैश का सिंबल दिया गया है, ठीक है। और उसके आगे जो है उसके देखते हैं। दिन मज़े में बीतने लगे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसता था। अभी तो बारिश की मौसम है, इसमें भी आपको मैंने अपने बहुत ऊंचा महसूस करने लगा। मैंने अपने आप को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा। अपने परिवार और संबंधियों को बचपन तमाशान बने पर मुझे सदा गर्व रहा। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुन चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। घर में सवांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आती थी। आधी तखना मतलब कि आपको यहाँ बताया जा रहा कि उनकी जो सैलरी थी, तनख्वाह, वह सैलरी, आधी सैलरी जो है वह उस अपने नौकर बहादुर को दे देती थी। नौकर पर ही खर्च कर रही थी। पर पैसा कमाया किस लिए जाता है? वे तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। क्या हुआ? वही हुआ। जो उसने कहा था वही हुआ। और आगे है, निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कमरे चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई। अब कोई एक खड़ भी न टसकाता था। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता। बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है, उठाना। इसी तरह की परेशानियों बहादुर घर में खिड़की भी तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले न उठते थे। और यहाँ पे जो क्या बता रहा है कि जो भी घर के व्यक्ति थे वे सभी बहुत ही पहले सो जाते थे और सुबह 8 बजे से पहले नहीं उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था और उसने बहादुर को अपने कड़े नुकसान में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिया। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए और रात में सोते समय वह नृत्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश करवाता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती।
जब ऐसा होता किशोर गरज 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 तरज करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियां देता और और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता, चुपचाप देख देख बे किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होनी चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर करता क्या है, तू बैठा बैठा खाता है। क्या कौन बोल रहा है यह शब्द? किशोर बोल रहा है, ठीक है। और आगे है, रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा, पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। क्या मना कर रही थी? पिटाई। जो बहादुर को पिटाई लग रहा था एक डंडे से, किशोर मार रहा था, उसको पिटाई लगने से मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी तो उसने उसका काम करने से ही इनकार कर लिया। किशोर जो है बहादुर को मारा और बहुत ज़्यादा गालियां दी, जिसके कारण बहादुर जो है उसका काम करने से मना कर दिया। तू साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था जो उसको बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार से अच्छा नहीं ही कहा जा सकता, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसने बचने की कोशिश करता है। वह कुछ भी नहीं करता था, रूठता फूलता, मुझे खस्त नापसंद, और तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। और आगे है, हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा? जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता चलेगा। नौकर चाकर भर पेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है। महीन खाने के से उसकी आदत बिगड़ जाती है। अगल बगल की जो पड़ोसी होती है ना, पटी पदार सब या अगल बगल के जो पड़ोसी सब होते हैं, वो सब ना बहुत कंजर टाइप के होते हैं, ठीक है। किसी की भी सुख उनसे देखा नहीं जाता है, ठीक है। वह कोई आँख एक में दो वो झोंकते रहते हैं,
जो कि अगर आपके घर में एक दीपक जल रहा है तो उसमें घी डालकर या पेट्रोल डालकर, घी तो डालते नहीं है क्योंकि घी बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है, वो पेट्रोल डालकर उसे बहुत ज़्यादा भड़का देते हैं, ठीक है। तो वे सभी बहुत ही कम्युनिटी टाइप के होते हैं, तो वो सबसे अलग रहना चाहिए। यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या होगा रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटी। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई। इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वह सारे इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। जो निर्मला है वह बोल रही है कि अगर तुम रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। और बहादुर जो है वह यह सोच रहा है कि अगर सबके लिए तो रोटियां बनाई, लेकिन मेरे लिए क्यों नहीं? यह भेदभाव मेरे लिए क्यों? पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपककर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिया। सुअर कही के, इसलिए तुझे किशोर मारता है। इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझे रोटी सेकवाती थी। वह रोने लगा था। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बन रहा है। मारते मारते मुंह रंग दूंगी। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। पर सवेरे उठकर वह पहले ही की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई रोटी और भद्दी रोटियां को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। और आगे है, लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। वह उसके कुछ चिढ़ हुई गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मजे में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उनके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेते जाएगा। और आगे है, पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी। शायद इसका कारण मार पीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मार पीट खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वह बीवी बच्चे के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधित के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादून चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद बातों ही जलेबी छनने लगी।
पर इसी समय एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई से अंदर झांककर देखा। अंदर में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। और आगे है, क्या 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 बात है, मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्त मुस्कुराकर मजबूरी से सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताए, 11 रुपए साड़ी के घूट से निकलकर यहीं चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे। आपको ठीक से याद है ना? आपका क्लास बहुत ही कम है और आप लोग इस क्लास को यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। और शेयर तो आप लोग कर ही दिए होंगे, ज्वाइन तो कर ही लिए होंगे, और लगभग आपका आधा क्लास यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं, आगे क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खुद, यहाँ पे क्या है, ये रुपए मैंने खूंट में बांध कर रखे थे रिक्शे वाले को देने के लिए। खूंट खोला ही था, फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपए की मिठाई मांगा लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की न रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था कि जरा उससे पूछिए न, वह इधर आया था। कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। Do you do not? These people are expert in this art, रिश्तेदार ने कहा। और आगे देखते हैं क्या है। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। सिर झुकाकर आटा गूंद रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता की। उसने ऐसे काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब भी उससे 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है, न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। क्या कौन बोल रहा है? बहादुर बोल रहा है कि नहीं जी नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। और आगे, तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपए रखे थे, मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा, अर्थात पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा, मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने में वह बता देगा। चमाट खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने, मैंने नहीं लिया। उसके आंखों से, किसके? बहादुर के आंखों से आंसू गिरने लगा और बहादुर
ने बोल रहा था कि मैंने यह पैसा नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, सबको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गया। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इतना में 2 रुपए दे दूँगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और उसमें धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में आकर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठे हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े ढाट होते हैं। किसी छाड़ी वाड़ी में छिपा गया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। जैसा कि उसने बता रही है, जो गेस्ट आई थी उनकी पत्नी की, ये लोग बहुत ढाट होते हैं, जो कि बहादुर नौकर लोग बहुत ढाट होते हैं। ये पैसा को किसी झाड़ी में नुका गया होगा, किसी मिट्टी में गाड़ गया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डपाटा थमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने पर घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुत्कारा करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन दफ्तर से विलंब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मजे हुए रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा था। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, हमेशा माताजी पिताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिल बट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गई। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती। क्या बताऊँ, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं। कौन बोल रही है? निर्मला बोल रही है। आगे है, कुछ ले गया, यही तो अफसोस है। कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते सभी छोड़ गए। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना ओढ़ाकर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती। 2-4 रुपए और अधिक दे देती। वह पर तो कुछ ले ही नहीं गया। और वे 11 रुपए, अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए प्रपंच रच रहे। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं, कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर पर ही छोड़ जाते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ दौड़ रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसके सारा शहर छान मारा, पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता, उससे माफ़ी मांग लेता
और कभी इस कभी नहीं मारता। सच अब ऐसा नौकर कहीं नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। आगे बोल रही है निर्मला कि निर्मला निर्मला है यहाँ पे निर्मल सॉरी यहाँ पे आगे भाग गया है, थोड़ा देख लेते हैं फिर से। निर्मला आंखों पर आंचल रख कर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजे जैसा कलेजा जैसा बैठ रहा हो। मैं वही चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था। उसके बाद है अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्कूटर के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठाकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामने निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड का कागज की नवें थी। और आपको यहाँ पे प्रश्न जो है कि है अमरकांत के समकालीन प्रमुख कहानीकारों के बारे में अनेक शिक्षक से जानकारी प्राप्त हुई। जो भी यहाँ पे आपको दर्शाया गया है यह सभी आपको अगले जो प्रश्न इसका आंसर की आपको दिया जाएगा उसमें आपको तो ज़्यादा खांसी हो गई मुझे लेकिन आपको जो भी क्लास कराई जा रही है इसका क्वेश्चन आंसर आपको करके अपलोड कर दिया जाएगा। उस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसका चरित्र वर्णन जी है जो कि अमरकांत का चरित्र वर्णन, यह जो चैप्टर है बहादुर, इसके राइटर है अमरकांत, इसका चरित्र वर्णन है। तो चरित्र वर्णन को थोड़ा देख लेते हैं क्या है। हिंदी के सख्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने गवर्नर हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की जो 1942 के स्वाधीनता समग्र में शामिल होने से अधूरी रह गई और अनंत में 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। उन्होंने 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और 1948 में आगरा के दैनिक पात्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। आगे है आगरा में हो वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से लेख कहानी पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के सभी संपादकीय विभागों से संबंध रखे। आखिर भारतीय कहानी पत्रिका में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई। उन्होंने कथा लेखक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। और आगे से बहुत सारी है जो कि मैं आपको सिर्फ पढ़कर आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको जो अगला मैं जो क्लास देने वाला हूँ जिसमें आपको चरित्र वर्णन के बारे में जो भी चैप्टर यहाँ पे हुई है 6 चैप्टर सभी का चरित्र वर्णन जो राइटर है उनके चरित्र वर्णन के बारे में आपको स्पेशल क्लास दी जाएगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि मेरा टारगेट यह है कि आपका चरित्र वर्णन का भी एक भी टॉपिक एक भी क्लास ना छूटे। आगे है आज़ादी के बाद के हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियाँ में मध्य वर्ग विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवनांशों का जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्र मिलता है। अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में भी वे अपने जीवन का मानवीय संघर्ष का कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत के व्यक्ति की जगह उसकी भाषा में भी एक खास किस्म का फटकपन लोक जीवन के मुहावरे और देश शब्दों के प्रयोग से उसकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा होती है जो पाठकों को निजी लोग में ले जाती है। अमरकांत के कई कहानी संग्रह और उपन्यास है जिनकी और जोक्स देश के लोग मौत का नज़र मित्र मिलाकर कुहासा आदि उनके कहानी संग्रह है। और सूखा पत्ता
इसी तरह का बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है, इतना ही है। तो आपका इसमें इनका मृत्यु के बारे में नहीं बताया गया है, शायद इनकी मृत्यु अभी तक नहीं हुई है। और अभी तक ये है अमरकांत जी, जो कि हमारे बहादुर चैप्टर का राइटर है। आपका क्लास यहाँ से ख़त्म होता है, लेकिन हाँ, आप लोग एक इंपॉर्टेंट मेरा सूचना यहाँ से सुन लीजिए। क्या है, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से कॉल कर सकते हो या फिर वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो। लेकिन आपको जो यहाँ पे 10th क्लास आपको बताई जा रही है, 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट आपको कराई जाती है इस चैनल पे। अदर्स टीचर भी है जो कि आपका क्लास लेते हैं, लेकिन अगर आप लोग एग्ज़ाम देकर आते हो, अच्छा नंबर से पास करते हो, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, जो कि मेरे लाइव क्लास में जुड़ते हो और आगे भी जुड़ते रहोगे। लास्ट जनवरी तक, जो कि जनवरी नहीं, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक जो मेरे लाइव क्लास में जुड़ोगे, जिनका नाम रजिस्टर रहेगा लाइव चैट में, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी तोहफा है, ठीक है, उन सभी के लिए। और हाँ, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में, अपने जॉब के बारे में, अपने करियर के बारे में अगर राय लेना चाहते हो, तो 10th 12th के एग्ज़ाम होने के बाद आपको 12th के एग्ज़ाम होने के बाद भी आपको राय दिया जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है उसके बारे में सजेशन दिया जाएगा। 10th का एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद ही सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बने रहें और दूसरे सर का क्लास करें। आप लोग इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देख रहे हैं कितना अच्छा आपको क्लास दिया गया था। और जो चरित्र वर्णन है, आपको अगले जो नेक्स्ट क्लास चलाई जाएगी ख़त्म होने के बाद, जो कि आपको चल रही है, यहाँ पे लगभग से 6 चैप्टर खत्म हो चुकी है और आगे भी खत्म हो जाएगी। तो मेरा टारगेट है कि इस जो जुलाई आने वाली है उसमें पूरा यह खत्म हो जाए, ठीक है। और आगे भी चलती रहेगी क्लास, आपको चरित्र वर्णन के बारे में पूरी क्लास दी जाएगी, क्योंकि आपका मेरा टारगेट यह है कि आपका एक भी प्रश्न छूटे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि हिंदी व्याकरण से संज्ञा 0 स्टार्ट कर दिया गया है, और 10th और 12th दोनों के लिए। और कुछ मुहावरा के 2 क्लास लगभग चलाई गई है, जिसमें 62 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कराई गई है। तो आप उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट, जो भी प्लेलिस्ट तैयार किया गया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग इस क्लास को अच्छे से एंजॉय करके पढ़िएगा, और अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। लास्ट में भी अगर एडमिट हुई है तो भी देख लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा।